एक छोटे से गांव में रानी अपनी जेठानी तारा और अपनी बेटी काव्या के साथ रहा करती थी। रानी का पति विनोद उसके जेठ के साथ एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करता था। तारा रानी के साथ नौकरों वाला बर्ताव किया करती थी क्योंकि वह घर तारा के नाम पे था। लेकिन अपने पति के वजह से तारा ने अपने देवर देवरानी को अपने घर में रहने की जगह दी थी। ऐसे ही एक दिन रानी घर का सारा काम कर रही होती है कि तभी फोन आता है। हेलो, कौन? मैडम, मैं फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ। फैक्ट्री में आग लग गई है जिसमें काफी लोग घायल हो गए हैं, तो कुछ की मौत भी हो गई है। आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। ये खबर सुनते ही तारा और रानी हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उन दोनों को पता चलता है कि विनोद की मौत हो गई है और तारा का पति सुरेश कोमे में जा चुका है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन अब तारा रानी और उसके बेटे का खर्च नहीं उठा पाती और एक दिन रानी से बोलती है, रानी देखो, अब तुम्हारा पति जिंदा नहीं रहा जो कमाकर मुझे पैसे दे, और मेरे पति पहले से ही कोमा में है। घर चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो माँ बेटी को अपने साथ घर में नहीं रख सकती। लेकिन दीदी, इस घर में मेरा और मेरे पति का भी हिस्सा है। वो बात अलग है कि मेरे पति के आधा पैसा देने के बाद भी भैया ने ये घर आपके नाम कर दिया ताकि आप नाराज ना हो। तुम्हें जो कहना है तुम कह लो रानी, पर इस घर में अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम अपने बेटी के साथ मेरे घर से निकल सकती हो। इस तरह से तारा रानी को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। अब बेचारी अपनी छोटी सी बेटी के साथ दर बदर के ठोकरें खाती है, पर उसे रहने की कोई जगह नहीं मिलती। जिसके बाद उसकी नजर टूटे हुए मकान पर पड़ती है जो ठीक जंगल के नजदीक था। अब रानी अपनी बेटी चांदनी के साथ उस घर में चली जाती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। ये देख चांदनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, पापा के जाने के बाद बड़ी माँ ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? क्योंकि बेटा, अब तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और इसी वजह से ये घर अब हमारा नहीं रहा। तो क्या अब ये नया घर ही हमारा घर है माँ? हाँ बेटा, अब से तू और मैं इसी घर में रहेंगे। अच्छा बेटा, तू घर के अंदर ही रहना जब तक मैं खाने का कोई इंतजाम करके आती हूँ। और हाँ, जब तक मैं घर ना आऊँ बाहर मत जाना। ठीक है माँ। इस तरह से रानी बाहर जाती है और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे खाने के लिए नहीं देता। अब रानी निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि एक गर्भवती महिला अकेले सामान को गाड़ी में रख रही होती है। ये देखकर रानी से रहा नहीं जाता और वो उस गर्भवती महिला की मदद करने के लिए जाती है और उसका सारा सामान एक एक करके गाड़ी में रखवा देती है। अब रानी वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद गर्भवती औरत उसे रोकते हुए उसे बोलती है, अरे बहन, तुमने मेरी इतनी मदद की इसलिए तुम कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं, आप अकेली थी और ऊपर से गर्भवती हैं, इसीलिए मैंने आपकी मदद कर दी। अरे कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इस तरह से गर्भवती महिला रानी को कुछ पैसे देकर चली जाती है। अब रानी उन पैसों से अपनी बेटी के लिए खाना लाती है और घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी बिना कुछ खाए ही सो गई। अब रानी चांदनी को उठाती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसके बाद चांदनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, सारा खाना मुझे खिला दिया। हाँ बेटा, क्योंकि मुझे भूख नहीं है और तूने खा लिया ना, तो समझ कि तेरी माँ का भी पेट भर गया। इस तरह से चांदनी को खाना खिलाकर सुला देती है और अगली सुबह चांदनी को घर में छोड़कर वो काम की तलाश में जाती है और पूरे दिन काम ढूंढने के बाद आखिरकार शाम को उसको एक सेठ के घर माली का काम मिल ही जाता है। अब रानी रोजाना सेठ के घर जाकर पेड़ पौधों को पानी दिया करती और साथ ही साथ कभी कभी घर की सफाई भी कर दिया करती और बदले में मालिक उसे एक समय का खाना और कुछ पैसे दिया करता था। कुछ दिन तक सब कुछ सही चल रहा होता है और एक दिन अचानक जब रानी मालिक के घर जाती है तो मालिक उससे बोलता है, रानी, मैंने तुम्हारा हिसाब किताब कर दिया है, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो आप मुझे अचानक से काम से निकाल रहे हैं? आपकी वजह से ही मेरे घर की रोजी रोटी चलती है और आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं गरीब दुखियारिन क्या करूँगी? रानी, मैं तुम्हें काम से कभी नहीं निकालता, पर मेरे हालात खुद अच्छे नहीं चल रहे। मेरा ये घर बिक चुका है, अब इस घर का और गार्डन का मालिक कोई और है।
इस तरह से रानी की आखिरी उम्मीद उसके हाथ से छीन जाती है। अब रानी रोती हुई घर जाती है और तभी वो देखती है कि रास्ते में एक गरीब औरत चक्की पीस रही है। उसके पास काफी लोगों की भीड़ है। उसे रानी देखती ही रह जाती है और पल भर में ही उसके पास से सारी भीड़ खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही रानी वहाँ से जाने लगती है, वो औरत वहीं बेहोश हो जाती है और उस औरत को बेहोश देख रानी उसके पास जाती है और उसके मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारती है। वो औरत होश में आती है और रानी से बोलती है, शुक्रिया बेटा मेरी मदद करने के लिए। माँ जी, अब आपको अच्छा लग रहा है ना? आप अचानक से बेहोश कैसे हो गई माँ जी? मैं कब से देख रही हूँ कि आप कितने आराम से चक्की चला चला कर आटा पीस रही हैं। बेटा अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, पर भला हो मेरी इस जादुई चक्की का जो अपने आप चलती है। मैं तो बस इसे पकड़े रखती हूँ। क्या जादुई चक्की? अगर ऐसा है तो आप अपनी जादुई चक्की से कुछ अच्छा क्यों नहीं मांगती, जैसे अपने स्वास्थ्य के लिए? नहीं मान सकती बेटा, क्योंकि जब ये चक्की मुझे मिली थी ना, तब जादुई परी ने मुझे कहा था कि मैं लालच ना करूं, पर अपने बेटे बहू की बातों में आकर मैंने लालच किया और इस चक्की से बहुत कुछ मांगा। पर मेरे लालची बेटे ने ही मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया, जिसके बाद मैं रोड पर आ गई और ये जादुई चक्की अब बस मेरी इतनी ही मदद करती है कि मैं अपना पेट भर सकूं। बस मुझे आप ऐसे इंसान की तलाश है जो इस चक्की का ख्याल रख सके, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस जादुई चक्की के योग्य हो। लेकिन मैं आपकी जादुई चक्की नहीं चला सकती। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से ये चक्की दे रही हूँ। बस तुम मेरी तरह लालच मत करना और अपनी आवश्यकता अनुसार ही इस जादुई चक्की से कुछ मांगना। इस तरह से वो बूढ़ी औरत जादुई चक्की रानी को दे देती है। अब रानी घर जाती है और जादुई चक्की की मदद से कुछ पैसे कमाती है। जादुई चक्की उसे कुछ पैसे दे देता है। ये देख चांदनी बहुत खुश होती है और वो जादुई चक्की से बोलती है, हे जादुई चक्की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बस मैं और मेरी माँ कभी भूखे ना सोए। मासूम चांदनी की इतना कहते ही जादुई चक्की उसके सामने तरह तरह के पकवान प्रकट कर देती है, जिसे खाकर चांदनी सो जाती है और रानी जादुई चक्की से बोलती है, हे जादुई चक्की, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुमसे अपना एक छोटा सा पेपर चालू करवाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे एक छोटी सी दुकान चाहिए और एक बड़ी चक्की चाहती हूँ, ताकि मैं कम पैसों में लोगों के गेहूं पीस सकूं और अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को सही कर पाऊं, साथ ही अपनी बेटी को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकूं। इतना बोलकर रानी सो जाती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसका टूटा हुआ घर सही हो चुका है। उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। साथ ही उसके घर के बगल में उसकी खुद की एक चक्की की दुकान खुल चुकी है, जहाँ लोगों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। अब जादुई चक्की की मदद से रानी और उसकी बेटी एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती हैं। शोभा और राहुल बहुत अमीर थे। उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। शोभा का एक बेटा था जिसका नाम पारस था। वो दोनों चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर घर में हो। ऐसे ही एक दिन शोभा और राहुल के पास एक अमीर घर की लड़की का रिश्ता आता है और वो दोनों पति पत्नी उस लड़की के घर उस लड़की को देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वे लोग बैठकर रिश्ते की बात करने लगते हैं। और शोभा लड़की की माँ से बोलती है, बहन, आपकी बिटिया तो सर्वगुण संपन्न है। मुझे तो पहली नजर में ही आपकी बिटिया भा गई। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है, समझो आप। बहन, अगर ऐसा है तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझो। अब जब दोनों को ही ये रिश्ता मंजूर है तो कुछ शादी विवाह की और लेन देन की बात कर लेते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, बताइए आप लोगों को क्या चाहिए। देखिए भाई, हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमें चाहिए तो बस अपने बेटे के लिए एक संस्कारी, सुंदर, सुशील बहू, जो कि आपकी बिटिया है ही। बाकी देना ना देना वो तो आपकी मर्जी है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपसे
कि आप अपनी बिटिया को वो सब देंगे जो एक माँ बाप देते हैं अपनी बिटिया को। आखिर आप जो कुछ भी देंगे वो सब आपकी बिटिया का ही तो होगा। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी बेटी को वो सब दूंगी जो मुझसे बन पड़ेगा। इस तरह से राहुल और शोभा पारस की शादी की बात पक्की करके घर आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। भगवान का भला हो जो हमें इतना अमीर परिवार मिला। अब हमने इतने सालों में अपने बेटे पर और उसकी पढ़ाई पर जो भी पैसा खर्च किया है वो सब हम सूद समेत ले लेंगे। अरे भाई, आखिर हमारा बेटा भी कोई लल्लू पंजू थोड़े ना है, आखिर सरकारी नौकरी करता है। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा खर्चा तो वसूल हुआ, अब बस पारस के आने का इंतजार है। अगले हफ्ते पारस आने वाला है और जैसे ही वो आ जाएगा मैं उससे शादी की बात छेड़ दूंगी और पारस के हाँ बोलते ही शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। हाँ मेरी प्यारी बीवी। अरे आपको पता है, मुझे तो अभी से ही अपना पूरा घर हरा भरा नजर आ रहा है। इधर टीवी होगा, उधर मशीन होगी, इधर एसी होगा, इधर डाइनिंग टेबल, उधर सोना और सोने की तिजोरी में पैसा। शोभा और राहुल बहुत खुश थे। आखिर वो अपने बेटे की शादी एक अमीर लड़की से जो करवाने वाले थे। लेकिन ये क्या, इस हफ्ते जब पारस घर आता है तो वो अकेले नहीं आता, वो अपने साथ कंचन नाम की एक लड़की को भी लाता है। कंचन की मांग भरी थी और पारस ने उसका हाथ थामा हुआ था। ये देखकर शोभा और राहुल पारस से बोलते हैं, अरे बेटा, ये लड़की कौन है? आज से पहले तो तूने कभी इस लड़की का ना ही जिक्र किया और ना ही हमें इससे मिलवाया। हाँ माँ, क्योंकि अगर मैं आपको कंचन के बारे में पहले ही बता देता कि मैं कंचन से प्यार करता हूँ और कंचन एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करती है और हम जैसी अमीर नहीं है, तो आप हमारे रिश्ते के खिलाफ चली जाती और मेरी शादी कंचन से कभी नहीं होने देती। बस इसीलिए मैंने बिना आपको कुछ बताए कंचन से शादी करने का फैसला किया और यहाँ आने से पहले कंचन से शादी कर ली। अगर आप और पिताजी अब भी कंचन को नहीं अपनाएंगे तो मैं कंचन के साथ कहीं और चला जाऊंगा। अरे बेटा, तू अपनी माँ को इतनी लालची और बुरी समझता है? अरे इतनी सुंदर बहू किसे पसंद नहीं आएगी? एक बार अपनी माँ को बता तो देता। और तुझे और बहू को ये घर छोड़ के जाने की कहीं जरूरत नहीं है। मुझे और तेरे पिताजी को कंचन बहुत पसंद है। पारस और कंचन शोभा की ये बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद कंचन शोभा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अब शोभा और राहुल अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं और तभी राहुल शोभा से बोलता है, अरे मूर्ख औरत, तूने ये क्या किया? हम अपने बेटे की शादी एक अमीर घर में करवाने वाले थे और तूने इस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अरे बेवकूफ आदमी, तुमने सुना नहीं क्या कि हमारे इकलौते बेटे ने क्या कहा था? अगर हमने उसकी बीवी को अपनाया नहीं तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। और सोचो, अगर हमारा बेटा यहाँ से चला जाता तो हम क्या करते? आखिर ये सब हम अपने बेटे के लिए ही तो कर रहे हैं ना। आप मेरी बात कान खोल कर सुनो। हमें उस लड़की के साथ प्यार करने का दिखावा करना पड़ेगा जब तक पारस यहाँ रहेगा। और आपको तो पता है कि पारस की सरकारी नौकरी है। जैसे ही पारस काम के सिलसिले में यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद हम अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर देंगे। और फिर मैं उस कलमुही का वो हाल करूंगी कि वो खुद हमारे बेटे को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। और फिर हम अपने बेटे की शादी करवा देंगे, वो भी अमीर घर की लड़की से, जो कि खूब सारा दहेज लेकर आएगी। सच में शोभा, तुमने क्या दिमाग पाया है? अब शोभा और राहुल पारस के सामने कंचन से बहुत प्यार करते हैं, उसे घर का कोई काम करने नहीं देते। ये देखकर पारस को बहुत अच्छा लगता है कि आखिर उसके माता पिता ने कंचन को अपना ही लिया। जिसके बाद पारस अपने काम के लिए घर से चला जाता है और पारस के जाते ही शोभा कंचन के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, अरे ओ कलमुही, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती रहेगी या फिर कुछ काम धाम भी करेगी? जी माँ जी, कहिए क्या करना है? अरे रात काफी हो चुकी है, हमें खाना मिलेगा या नहीं? मैं बस अभी बना कर लाती हूँ माँ जी। इतना बोलकर कंचन खाना बनाकर राहुल और शोभा को दे देती है। उन दोनों के खाने के बाद जब बेचारी कंचन खाना खाने के लिए बैठती है तो शोभा आकर उससे उसका खाना छीन लेती है और उसे मारने लगती है।
शोभा का ये बर्ताव देखकर कंचन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो इस बारे में पारस को कुछ नहीं बताती और खुद से बोलती है, आखिर माँ जी को क्या हुआ जो पारस के जाते ही माँ जी मेरे साथ इतना बुरा सुलूक करने लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे अब तक नाराज है? अगर ऐसा है तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगी और किसी तरह से उनका दिल जीत लूंगी। बेचारी कंचन ये सोचकर अपने सास ससुर का सारा अत्याचार सहने लगती है, लेकिन शोभा और राहुल का अत्याचार अब उसके ऊपर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शोभा ना तो कंचन को सही से खाने देती है और ना ही आराम करने देती है। राहुल और शोभा कभी कंचन को डंडे से मारते तो कभी उसका हाथ जला दिया करते। इस बात से अनजान पारस अपने काम में व्यस्त रहता और एक दिन जब घर पर आता तो वो देखता कि कंचन के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं और वो तेज बुखार में होने के बाद भी घर का सारा काम कर रही है। ये सब देखकर पारस अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप इंसान हैं या कसाई? मैंने आप पर भरोसा किया और कंचन को यहाँ अकेला छोड़ा, पर मेरे जाने के बाद आप लोगों ने मेरी कंचन की क्या हालत कर दी है? आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि हम तेरी शादी एक अमीर घर में करवाना चाहते थे, अमीर घर की लड़की जो कि यहाँ पर खूब सारा दहेज लेकर आती। लेकिन तूने क्या किया? इस गरीब भिखारी को उठाकर यहाँ ले आया। मैंने सोचा था कि मैं इसे खूब परेशान करूंगी और ये तुझे छोड़कर यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये अपनी जगह से टस से मसी नहीं हुई। अब इस लड़की को तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। माँ, आप कंचन पर कितने ही जुल्म क्यों ना कर लो, पर वो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली। पर मैं ऐसे माँ बाप के साथ नहीं रह सकता जो मेरी बीवी के साथ इस तरह का अत्याचार करें। इसीलिए मैं कंचन के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। इतना बोलकर पारस कंचन का हाथ पकड़ता है और उसके साथ अपने घर से निकल जाता है। शोभा पारस को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और तभी शोभा एक कार के सामने आ जाती है, लेकिन सही समय पर कंचन वहां आकर शोभा की जान बचा लेती है और खुद उस हादसे का शिकार हो जाती है। कुछ देर बाद जब कंचन की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और शोभा कंचन से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया लेकिन तूने फिर भी मेरी जान बचाई। माँ जी, माँ बाप का दर्जा तो सबसे ऊपर होता है और माँ बाप के हाथ सिर्फ अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, न कि उनसे माफी मांगने के लिए। इस तरह से कंचन अपने सास ससुर को माफ कर देती है। अब बहुत जल्द कंचन भी ठीक हो जाती है और वो सब अपने घर जाते हैं, जिसके बाद कंचन अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। भूत या कसाई। ये कहानी जूनागढ़ नाम के एक गांव की है, जहां से धीरे धीरे करके लोगों के घर से उनके जानवर कभी मुर्गा तो कभी बकरा आदि करके गायब होने लगे थे। ऐसे ही एक रोज अनिल के घर से उसकी बकरी गायब हो जाती है। अगली सुबह जब अनिल अपनी बकरी को देखने जाता है तो वो देखता है कि उसकी बकरी गायब हो चुकी है, जिसके बाद अनिल जोर जोर से रोने लगता है। अनिल के रोने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले उसके पास आते हैं। रघु नाम का एक व्यक्ति भी उसके पास आता है। मेरी बकरी चोरी हो गई। मैंने सोचा था इस बकरी के जरिए मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा, पर मेरी तो किसी ने बकरी ही चुरा ली। अरे अनिल भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अब भला कोई तुम्हारी बकरी क्यों चुराएगा? अरे तुम्हारी बकरी इधर उधर चली गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। हो सकता है तुम्हारी बीवी उसे कहीं ले गई हो। अरे मेरी बीवी तो मायके में है। इतना बोलने के बाद अनिल रघु को देखता है और उसे देखते ही अनिल उससे लड़ने लगता है और बोलता है, तूने ही मेरी बकरी चुराई है। सच बोल, तूने ही चुराई है ना मेरी बकरी? क्यों चुराई मेरी बकरी? मुझे मेरी बकरी वापस दे। अनिल तू क्या बोल रहा है? अब मैं भला तेरी बकरी क्यों चुराऊंगा? अब मेरे पास तो खुद इतने सारे जानवर हैं। मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए तूने मेरी बकरी चुराई है, क्योंकि कल हम दोनों की लड़ाई हुई थी और तूने मुझे धमकी दी थी कि तुम मुझसे मेरी बकरी छीन लोगे। अनिल तू कल बहुत ज्यादा इतरा रहा था, अब बस इसीलिए मैंने गुस्से में ये बात कही थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तेरी बकरी चुरा लूंगा। अरे यार, मेरे पास तो पहले से ही इतने सारे जानवर हैं, बकरी, गाय, भैंस और भी बहुत जानवर हैं। अब मैं भला तेरी बकरी क्यों चुराऊंगा? दोनों के बीच हाथापाई होने लग जाती है।
तभी गांव के सरपंच उन दोनों के बीच की लड़ाई जैसे तैसे शांत करवा देते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह रघु के पास कुछ जानवर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद रघु अनिल के पास जाता है और जाकर उससे लड़ने लग जाता है और बोलता है, तुझे समझ नहीं आता मेरी बात। जब मैंने एक बार कह दिया ना कि मैंने तेरी बकरी नहीं चुराई, तो फिर तूने मेरे जानवर चुराए क्यों? मेरे जानवर वापस कर। मैंने तेरे कोई जानवर नहीं चुराए। मैं तेरी तरह चोर नहीं हूँ। यकीन नहीं आता तो मेरे घर की तलाशी ले ले। एक बार फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और गांव का सरपंच आकर उन दोनों की लड़ाई को खत्म करवा देता है। परंतु जानवर गायब होने का ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और सब लोगों को समझ आ जाता है कि ये किसी गांव वाले का काम नहीं है, ये कोई चोर है जो उनके गांव के जानवर चुरा रहा है। सब गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए सरपंच के पास थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं, पर रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी चोर का कुछ अता पता नहीं चलता। जिसके बाद सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं, ये चोर जो भी है बहुत ही शातिर है। अब हम सबको ही मिलकर कुछ न कुछ करना चाहिए। हमें एक काम करना चाहिए। आज रात को हम ना सोकर हमें अपने जानवरों की पहरेदारी करनी चाहिए। आज रात को जब वो चोर हमारे गांव में जानवर चुराने आएगा, तब हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। रघु सही बोल रहा है, हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद सारे गांव वाले रात भर जाग कर पहरेदारी करने लगते हैं, परंतु फिर भी उनके घर से उनके जानवर चोरी हो जाते हैं। किसी के घर में मुर्गा चोरी होता है तो किसी की बकरियां घर से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले अपने सर पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं और सुबह सरपंच के पास जाकर गांव के सरपंच से बोलते हैं, ये चोर तो बहुत ज्यादा शातिर है। हम लोगों की इतनी कड़ी पहरेदारी के बाद भी और थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी ये चोरी कर गया। अब इस चोर को हम कैसे पकड़ेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो सभी गांव वालों, मेरे पास एक और आइडिया है। मेरी आप सभी गांव वालों से विनती है कि आप सभी आज के आज अपने जानवरों को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दो। रात में जब चोर चोरी करने आएगा और वो किसी के घर में जानवर नहीं पाएगा तो वो बौखला जाएगा और जानवर चोरी करने के लिए पूरे गांव में घूमेगा। और जब वह पूरे गांव में जानवर ढूंढने के लिए घूमेगा, तब हम एक जानवर गांव में छोड़ देंगे और जैसे ही वो उस जानवर को पकड़ेगा, हम सभी उस चोर को पकड़ लेंगे। तो क्या आप सब मेरा साथ देने को तैयार हो? हाँ हाँ सरपंच जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं। हम सब भी तैयार हैं। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। इसके बाद सभी गांव वाले ठीक ऐसा ही करते हैं और अपने अपने जानवरों को अपने रिश्तेदारों के घर पर छोड़ आते हैं और सरपंच अपनी एक बकरी गांव के बीच चौराहे पर छोड़ देता है। रात को सभी लोग अपने घर में छुपकर उस बकरी की पहरेदारी करने लगते हैं। तभी रात को एक भूत आता है और बकरी को देखकर खुद से बोलता है, लगता है शैतान के देवता आज मुझसे बहुत ज्यादा खुश हैं। तभी ये मासूम बेचारी बकरी अकेली गांव में घूम रही है। अब मुझे गांव के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। आज इस बकरी को मैं उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। सभी गांव वाले भूत को देखकर डर जाते हैं और अपने घरों में छिपे रहते हैं। भूत बकरी को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगता है। तभी गांव का पंडित मंत्र पढ़ता हुआ बाहर आता है और गंगा जल लेकर उस भूत के ऊपर छिड़क देता है। जिसके बाद वह कसाई उस बकरी को छोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले बाहर आते हैं और पंडित जी उस भूत से बोलते हैं, कौन हो तुम जो गांव के सभी जानवरों को अपने साथ उठाकर ले जाते हो? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा नाम लल्लू है। मैं लल्लू कसाई हूँ। मैं इस गांव में अपनी मीट की दुकान चलाता था। यहाँ पर कुछ और भी कसाई थे। मैं नया इस गांव में आया था, परंतु मेरी कमाई बहुत अच्छी हो रही थी क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करके अपने मटन को बेचा करता था। परंतु यहाँ के जो पुराने कसाई थे, उनको मुझसे और मेरी तरक्की से नफरत होने लगी थी। उन लोगों को मेरी तरक्की देखी नहीं गई और एक दिन कल्लू कसाई आया और उसने मेरे गले पर छुरा रखकर मुझसे बोला, तू जब से आया है तब से मेरा धंधा चौपट हो गया है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा,
नहीं तो तू खुद एक मटन चिकन बन जाएगा और लोग तुझे खा जाएंगे। मैं इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ मेरी अच्छी कमाई होती है। लल्लू कसाई कल्लू कसाई को मना कर देता है और कल्लू कसाई उसकी गर्दन काट देता है और उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके मीट में मिलाकर बेच देता है। बस तभी से मेरी आत्मा भटक रही है उस कल्लू कसाई की गर्दन काटने के लिए, परंतु जब मैं भूत बनकर इस गांव में उससे अपना बदला लेने आया तो मुझे पता चला कि मेरी मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद उसकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। पर मैंने अपने भूत लोग में अपने साथियों को मटन चिकन खिलाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं एक भूत हूँ, इसीलिए मैं बकरे या मुर्गा आदि नहीं खरीद सकता। इसीलिए मैंने इसी गांव में चोरी करना शुरू कर दिया ताकि उन सभी आत्माओं को शांति मिल सके जिनके घर वाले उन्हें खाने को नहीं देते, जिनके घर वाले ना कोई पितृदान करते हैं, ना ही कोई उनके लिए श्राद्ध करता है। वे सभी भूत भूखे हैं। बस उन्हीं के लिए मैंने इस गांव से जानवर उठाने शुरू कर दिए ताकि मैं उनकी भूख शांत कर सकूं। तुम चोरी करना बंद कर दो। हम सभी गांव वाले तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे लिए और तुम्हारी भूत मंडली के लिए पिंडदान करेंगे ताकि उनकी भूख शांत हो सके। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, परंतु अगर इन गांव वालों ने या तुमने ऐसा नहीं किया तो इस बार मैं जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को अपने साथ पकड़ कर ले जाऊंगा और उन्हें मारकर अपने साथियों को खाने को दे दूंगा। हम सभी गांव वाले तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। बस तुम हमारे जानवरों को मारना और उनकी चोरी करना बंद कर दो। जिसके बाद वो भूत अपने भूत लोक चला जाता है और सभी गांव वाले उसकी आत्मा की शांति के लिए और उसके साथियों के लिए पूजा करवाते हैं, साथ ही पितृदान भी करते हैं। जिसके बाद लल्लू कसाई कभी भी उनके गांव नहीं आता और ना ही उनके जानवरों को मारता है और सारे गांव वाले एक बार फिर से शांति से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।